अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। काफ़ी अर्से के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही। ये वीडियो थोड़े स्टॉप किए थे, कुछ बिज़ी था कुछ कामों में, कुछ पर्सनल कामों में, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूएशन नहीं हो सका। तो अभी दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं इंशाअल्लाह। और आज के बाद इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना वीडियोस मिलेंगी और कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर के जो मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करें, स्पेशली ये जो विंटर वेकेशन है ना, ताकि इनमें हम मैक्सिमम पोर्शन को कवर करें। तो हमने तकरीबन लास्ट टाइम हमने न्यूटन लॉस तक पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह मोमेंटम, और मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं, फिर उसका एक एप्लीकेशन है इस मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एप्लीकेशन है कोलिजन। और फिर इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कोशिश करेंगे कि तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर दरमियान में कोई टॉपिक इधर उधर रह गया तो उसके लिए माजरत एडवांस में। लेकिन स्टार्ट लेते हैं मोमेंटम। जनरली जब हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं ना, मोमेंटम एक ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट, और जिसका मतलब है मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो मोमेंटम से हमारा जो मतलब होता है, अगर कोई आपसे एक वर्ड में पूछता है कि व्हाट इज मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ व्हाट, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के मकदार को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, लीनियर मोमेंटम। और अगर वो आपके पास सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन लकीली हमारे इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लीनियर मोमेंटम, एक सिंपल कैसे। तो चलें प्रोसीड करते हैं। हमने तो पहचान लिया कि व्हाट इज मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोमेंटम। लेकिन अब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में जो हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, वो हम डिस्कस करेंगे वो है लीनियर मोमेंटम। द गिलास पर शीशे गिलास रावड़ में मना था, बीमारा गिलास रावड़ो। तो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, शाबाश, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, व्हाट इज अ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है P, और इसके ऊपर एरो का साइन यूज करना जरूरी है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो हम कहते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम, the momentum of an object, the momentum of an object, the momentum of an object due to what, due to linear velocity, linear velocity। इसको आप कहते हैं the momentum of an object due to linear velocity is called what, linear momentum। और ऊपर मैंने मेंशन किया है कि इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल हम क्या यूज करते हैं, P। तो अगर आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जरूरत होती है। तो जब हम लीनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड व्हाट, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी किससे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो है लीनियर वेलोसिटी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मास, आपके पास उस ऑब्जेक्ट का मास आपके पास होना चाहिए, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है, उस ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके मोमेंटम को मालूम कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है।
अगर इसमें एक भी गायब है तो फिर आप लीनियर मोमेंटम को मालूम नहीं कर सकते। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर लीनियर वेलोसिटी ईस्ट के डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोसीडिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, moving in the east direction, its momentum in the east direction. If an object is moving in toward north with a velocity of 20 meter per second, so its momentum is also toward north. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंटम भी होता है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, पैरेलल वेक्टर। तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, पैरेलल वेक्टर। तो ये पैरेलल वेक्टर का बेहतरीन एग्जांपल है। तो इससे एक और पॉइंट भी जहन में आता है कि पैरेलल वेक्टर में जरूरी नहीं है कि उनका नेचर सेम हो। मोमेंटम और वेलोसिटी का नेचर डिफरेंट है, मतलब इनका यूनिट डिफरेंट है। तो पैरेलल के लिए, पैरेलल वेक्टर के लिए जो मेन डिफिनीशन ये है कि इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इनका नेचर सेम हो या ना हो, लेकिन इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अगर कोई कहते हैं कि सर इस लीनियर मोमेंटम का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा वो क्या होगा, तो भाई यूनिट या डायमेंशन हम हमेशा मालूम करते हैं फार्मूले से। तो हमें पता है कि मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। This is the system international unit of what? This is the system international unit of what? That is system international unit of linear momentum. तो ये linear momentum का system international unit हो गया। अब कुछ पॉइंट हैं, कुछ इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इस मैथमेटिक्स से कुछ मेन पॉइंट सीखते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, शाबाश, पॉइंट नंबर 1 वो हम ये सीखते हैं कि अगर पॉइंट नंबर 1 हम ये सीखते हैं कि अगर पॉइंट नंबर 1 कि मोमेंटम और ऑब्जेक्ट के मास के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन तब वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास यानी इनका मास डिफरेंट होगा। एक का मास है m1 और दूसरे का मास है व्हाट, m2। इसकी वेलोसिटी है v1 और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2। यहां पर दोनों का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू व्हाट, m2। ये बराबर नहीं है, दोनों का मास सेम नहीं है, दोनों का मास सेम नहीं है, लेकिन v1 इज इक्वल टू व्हाट, v2। दोनों की वेलोसिटी सेम है, इनके मासेस डिफरेंट हैं लेकिन इनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल ये भी 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। क्लियर, मैंने तो कहा कि इनकी वेलोसिटी सेम होगी, तो ये अगर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा, लेकिन इनके मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इसका मास है 2 किलोग्राम, इसका मास है 4 किलोग्राम। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूं कि m1 इज व्हाट, ग्रेटर देन व्हाट, m2, बट v1 इज इक्वल टू व्हाट, v2। तो फिर हम लिख सकते हैं कि p1 इज व्हाट, ग्रेटर देन व्हाट, p2। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम साइकिल और मोटरसाइकिल को लेते हैं, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो जाहिर बात है मोटरसाइकिल का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और साइकिल का मास कम है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। कीपिंग द वेलोसिटी व्हाट, कांस्टेंट, देन यू कैन यूज दिस रिलेशन। अब फॉर एग्जांपल आप इस रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस साइड पे आप मास लें और इस साइड पे आप मोमेंटम लें। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को ज्यादा कर रहे हैं, मास को ज्यादा करें तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका स्लोप आपको क्या देगा, इसका स्लोप हमेशा किस तरह मालूम करते हैं, दैट इज वर्टिकल पे क्या मौजूद है और हॉरिजॉन्टल पे क्या मौजूद है। तो इसका स्लोप आपको देगा व्हाट, इसका स्लोप दैट इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय व्हाट, मास। और मोमेंटम डिवाइड बाय मास, इसका स्लोप जो कहलाएगा वो वेलोसिटी के बराबर। तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा और वो बराबर होगा दैट इज p डिवाइड बाय व्हाट, m। दिस इज द स्लोप ऑफ व्हाट,
slope up. When you draw a graph, this is when you draw a graph between the momentum and mass. So its slope, the slope of PM graph should be equal to what? Velocity. तो ये velocity के बराबर होगा. ये हमने एक पॉइंट सीख लिया. दूसरा पॉइंट सीखते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा पॉइंट सीखते हैं. अगर आपके पास कुछ इस तरह है, कुछ सिचुएशन इस तरह है. पॉइंट नंबर 2, सेकंड नंबर पॉइंट, मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है. लेकिन ये तब वैलिड होगा जब मास को हम क्या ले? कांस्टेंट. तब ये रिलेशन आपके पास क्या होगा? वैलिड होगा. इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं. एक ऑब्जेक्ट का मास जो है m1 है और उसकी वेलोसिटी है v1, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2 और उसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है. लेकिन यहां पर आपके पास क्या है? दोनों का मास m1 जो होगा ना वो m2 के बराबर होगा, लेकिन v1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? v2. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि v1 इज व्हाट? ग्रेटर देन व्हाट? v2. तो फिर हम लिख सकते हैं कि p1 इज व्हाट? ग्रेटर देन व्हाट? p2. अगर आप इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो इस साइड पे हम वेलोसिटी लेंगे और इस साइड पे हम लेंगे मोमेंटम. तो इनके दरमियान अगर हम वेलोसिटी को ज्यादा कर रहे हैं, जाहिर बात है डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आप वेलोसिटी को ज्यादा कर रहे हैं तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा. तो इनका जो स्लोप आएगा बिल्कुल आपके पास, इसका जो स्लोप आएगा बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगा. और इसका स्लोप किसके बराबर होगा? तो इसके स्लोप को मालूम करते हैं कि इसका स्लोप किसके बराबर होगा. तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज मोमेंटम डिवाइड बाय व्हाट? वेलोसिटी. तो इसका स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा? मास. वो मास के बराबर होगा, वो ऑब्जेक्ट. तो आपके पास यानी पीवी ग्राफ स्लोप आपको क्या देते हैं? पीवी ग्राफ स्लोप गेव व्हाट? शाबाश, गेव व्हाट? वेलोसिटी. तो ये आपको देते हैं वेलोसिटी, ये आपको देते हैं वेलोसिटी. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यूज. ये एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये थोड़ा ज्यादा डार्क है तो इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, तो ग्रीन की तरफ जाते हैं. तो आपके पास इसका एरिया अंडर दिस ग्राफ, इसके अंदर जो एरिया आएगा, इस साइड पे मोमेंटम, इस साइड पे वेलोसिटी, और इसका जो एरिया अंडर पीवी ये किसके बराबर है? तो एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं? बेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट? हाइट. तो यहां पर ये राइट ट्राइंगल है तो 1/2 बेस पे यहां पर मौजूद है वेलोसिटी और हाइट पे मौजूद है यहां पर मोमेंटम, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 PV. अगर आप यहां पर मोमेंटम का यूनिट पुट करें और वेलोसिटी का यूनिट, तो इसका ये जो यूनिट बराबर आ जाता है ये एनर्जी के बराबर. तो इसका जो एरिया होगा, अटेंशन प्लीज, इसका जो एरिया होगा वो एरिया किसके बराबर होगा? वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ. पी यहां पर प्रेशर नहीं है, मोमेंटम है. एरिया अंडर पीवी ग्राफ ये आपको क्या देते हैं? शाबाश, ये आपको देते हैं गेव व्हाट? गेव एनर्जी, गेव काइनेटिक एनर्जी. तो ये आपको देते हैं काइनेटिक एनर्जी. इट शुड इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. ये एक दूसरा आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट हो गया. क्लियर? तो ये आपके पास हो गया एक टेक्निकल एमसीक्यूज पॉइंट हो गया आपके पास. तो यहां तक तो हमें समझ आ रहे कि हम किधर जा रहे और क्या पढ़ रहे, तो हमें समझ आ गया. दूसरा मैंने ये कहा कि लीनियर मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये तो मैंने स्टार्ट में बताया कि इसका डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे? भाई जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी होगा. अब एक पॉइंट है, एक इसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरी चीज के साथ, कि आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को किस तरह चेंज करोगे? एक ऑब्जेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को किस तरह चेंज करोगी? तो इसको थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं, हाउ यू कैन चेंज. तो थोड़ा सोचते हैं कि मोमेंटम में दो चीजें हैं. मोमेंटम में एक आपके पास मास है और दूसरा आपके पास क्या है? वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल मास तो यहां पर कांस्टेंट है,
तो फिर हम मोमेंटम को किस तरह चेंज करेंगे? जाहिर बात है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज किया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। और अगर मैंने उसकी वेलोसिटी को कम किया तो उसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी जीरो हो गया। तो सिंपल सी बात है। तो मतलब यह है कि हम एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करते हैं। किस तरह? हमने सिंपल उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है। हम मास के जरिए से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं, आम डेली ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करते हैं, वी हैव टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किस तरह चेंज करेंगे, और वेलोसिटी के चेंज से मेरा क्या मतलब है? तो वेलोसिटी के चेंज से मेरा मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कम है, आप उसकी वेलोसिटी को ज्यादा करें, या अगर वो तेज चल रहा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, आप उसको स्लो करें। तो ये इसकी कहते हैं वेलोसिटी चेंज। या खैर आप ना उसकी वेलोसिटी को ज्यादा कर देते हैं ना कम, आपने उसके डायरेक्शन को चेंज करने। फॉर एग्जांपल वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और आप उसको मोड़ना चाहते हैं ईस्ट की तरफ, तो ये तो ए भी नहीं मुड़ेगा, इसके लिए आपको फोर्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप वेलोसिटी में चेंज लाना चाहते हैं और उस वेलोसिटी की चेंज की वजह से मोमेंटम चेंज आएगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए उसके लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान कुछ लिंक बनता है, और वो लिंक मैंने नहीं बनाया है, वो न्यूटन ने बनाया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है। तो उस चीज को डिस्कस करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, ये मेरा टॉपिक है। न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, जिसको आप ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। इसको आप ये भी कह सकते हैं आर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड व्हाट मोमेंटम, कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो ये हमारा टॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होना चाहिए। तो चले इस चीज की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। तो भाई इस चीज की तरफ बढ़ते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को किस तरह चेंज करना है। बी केयरफुल, हमने किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या है, फोर्स की जरूरत होती है। तो टॉपिक तो मैंने लिखा था, दोबारा लिखता हूं, दैट इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ एंड व्हाट लीनियर मोमेंटम, इसकी बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम, इसकी बात करते हैं। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर है? न्यूटन सेकंड लॉ जो बराबर है वो F इज इक्वल टू ma के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है? यहां पर m जो है मास है और a जो है वो एक्सेलरेशन है। और यहां पर आप जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ में नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन बराबर होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो चले ये पुट करते हैं F इज इक्वल टू व्हाट m, और a की जगह लिखते हैं डेल v डिवाइड बाय व्हाट डेल्टा t। यहां पर तो मैंने मास को कांस्टेंट रखा है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट डेल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा t, और मैं लिख सकता हूं mv, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इट इज इक्वल टू व्हाट मोमेंटम। तो डेल को अपनी जगह पे लिखिए और इसकी जगह लिखिए p एंड डिवाइड बाय डेल्टा t, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट डेल p डिवाइड बाय व्हाट डेल्टा t। अब ज़हन में रखिए, यहां पर आपके पास जो इस इक्वेशन में जो फोर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये इस फोर्स को थोड़ा समझाते हैं। इसमें आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये कौन सा फोर्स है। ये जो फोर्स है ना, ये एक्सटर्नल नेट फोर्स है। एक्सटर्नल नेट फोर्स, नेट फोर्स, इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक्सटर्नल नेट फोर्स से क्या मतलब है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे
कितने फोर्सेस लग रहे हैं, बाहर से उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उनका सम किसके बराबर है। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल नेट फोर्स कहते हैं। इसको समझिए, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इससे पूरा टॉपिक क्लियर होता है। तो इसलिए जहां पर भी मैं ये इक्वेशन लिखूंगा उसके साथ मैं लिखूंगा ई एक्स नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय व्हाट, डेल्टा टी। ये आपके पास आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, जिस तरह आप लिखते हैं ना, इधर देखो आप लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसी तरह मैं बिल्कुल लिख सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called what force। लेकिन किस फोर्स की बात करें, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहे हैं, मोमेंटम चेंज से क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है या उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, जितना फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, जितना फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, तो ये उसका आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। इस इक्वेशन को, इसकी थोड़ी एनाटॉमी कराते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है इस इक्वेशन की। तो F इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डेल P डिवाइड बाय व्हाट, डेल्टा T। रिमेंबर दिस इज एक्सटर्नल नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फोर्स की जरूरत होती है। बगैर फोर्स के आप उसके मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। और ये किस फोर्स की बात कर रहे हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, ये जिस फोर्स की बात कर रहे हैं ये नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट सीखते हैं कि अगर आप, पॉइंट नंबर 1, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को ज्यादा चेंज करना चाहते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को ज्यादा चेंज करना चाहते हैं, इफ यू वांट ए लार्ज चेंज इन द मोमेंटम यू नीड ए लार्ज फोर्स फॉर दैट। अगर इसको थोड़ा ही और इलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा और भी इलेबोरेट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डेल और एम वी। आगे है यहां पर एम बी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एफ इज व्हाट, दैट इज एम एंड डेल वी। ये डेल्टा जो है ये असल में वेलोसिटी के साथ है, ये डेल्टा जो है ये असल में किसके साथ है, ये वेलोसिटी के साथ है। दिस इज विद द वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी के साथ है डेल वी। इसका मतलब ये है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अगर दो हैवी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और उनका मास ज्यादा है तो वो एक दूसरे पे फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। मतलब ये है कि अगर आप एक, फॉर एग्जांपल आप नेल को मारते हैं एक बड़े हैमर के जरिए से, तो उसका मास ज्यादा है, इन दोनों के दरमियान कोलिजन होता है, मास ज्यादा है, तो ये ज्यादा मास ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटा मास कम फोर्स, नहीं, ये न्यूटन तड़ला है, जितना फोर्स इसने एक्सर्ट किया उतना फोर्स ये छोटा मास भी एक्सर्ट करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी चीज को मारना चाहते हैं और बड़े चीज से मारे, उसका मास ज्यादा है, तो वो फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर मास और फोर्स के दरमियान के डायरेक्ट रिलेशन है। और दूसरा ये भी है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं, ज्यादा चेंज करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसका इन नेट शेल इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज ज्यादा चाहते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज ज्यादा चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास फोर्स बड़ा होना चाहिए। क्लियर? ये मैंने इस इक्वेशन के एक पॉइंट पे डिस्कशन की। अब अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट पे डिस्कशन करूं कि फोर्स और टाइम के दरमियान क्या है, इनवर्स है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट तो छोड़े बहुत टीचर्स इसमें गलती करते हैं, कि अगर आप इफ यू वांट if you want to change
the momentum of an object, the momentum of an object. If you want to change the momentum of an object, quickly, you need a huge force. फिर आपके लिए उसके लिए बहुत ही बड़ा फोर्स चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को यानी कम टाइम में चेंज करना चाहते हैं, चेंज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसका मोमेंटम कम है और आप उसके मोमेंटम को एकदम बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कम टाइम में, तो फिर आप फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे। या उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे और आप उसको एकदम सडनली स्टॉप करना चाहते हैं, यू नीड ए वेरी वेरी ह्यूज फोर्स फॉर दैट। तो फिर उसके लिए आपके लिए एक बड़े फोर्स की जरूरत होती है, एक लार्ज फोर्स की जरूरत होती है। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को कम करें, तो जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। और इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को यानी इसको ज्यादा करें तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। इसके बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके बहुत से प्रैक्टिकली इस इक्वेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं। देखो, जब आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं तो आपके पेरेंट्स, इवन आपके दोस्त आपको कहते हैं कि हेलमेट यूज किया करो, तो उसमें क्या है, तो आपके दिमाग, आपके इंसानी यानी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे कीमती चीज़ है वो आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है। सही है, इससे पूरी आपकी बॉडी चलती है। तो ये इस ब्रेन को बचाने के लिए अगर आप हेलमेट यूज़ करते हैं, अल्लाह न करे आपका एक्सीडेंट हो गया, तो पहले जो फोर्स लगेगा, जिस चीज़ से आप टकरा गए, कोलिजन हो गया, आप पे फोर्स लग गया, तो वो पहले हेलमेट से टकराएगा, फिर आपके हेयर से, फिर आपके स्किन से, फिर आपके स्कल से और फिर आपके दिमाग तक उसका शॉक चला जाएगा। तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, यानी जो कीमती चीज है ना उस तक जो फोर्स पहुंचेगा तो टाइम बहुत ज्यादा लेगा। जब टाइम बहुत ज्यादा लेगा तो आप पे फोर्स क्या लगेगा, आप पे फोर्स कम लगेगा। ये जो हम गाड़ियों में आजकल जितनी भी गाड़ियां होती हैं ना, उनमें हम एयरबैग चेक करते हैं कि इसमें एयरबैग है कि नहीं है। तो उस एयरबैग में फिजिक्स का क्या काम है, उस एयरबैग का इधर काम है। जब आप गाड़ी चलाते हैं और आपकी गाड़ी का मोमेंटम ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का मास भी ज्यादा है, आपका मोमेंटम तो बहुत ज्यादा है। तो जब आपका मोमेंटम ज्यादा है और फॉर एग्जांपल आप किसी चीज से टकराते हैं, यू लूज योर कंट्रोल ओवर योर कार, सही है, और आप टकरा गए किसी चीज से और एयरबैग वाला जो स्टीयरिंग है उसमें एयरबैग नहीं है, तो जाहिर है आपका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, एकदम आपका मोमेंटम जीरो हो गया। तो यहां पर आपके पास क्या है, आपका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो कम हो गया। टाइम ऑफ कांटेक्ट यानी मतलब ये है कि आप बहुत हाई मोमेंटम से जा रहे हैं, एकदम आपका मोमेंटम जीरो हो गया, आप किसी दीवार से या दरख्त से या दूसरी गाड़ी से टकरा गए, तो जाहिर आपका मोमेंटम तो बहुत कम टाइम में, मैक्सिमम था वो जीरो तक आ गया, बहुत कम टाइम में। तो आप पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, बहुत बड़ा लगेगा, और जाहिर बात है उसमें आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर एयरबैग है तो एयरबैग में क्या होते हैं, एयरबैग खुल जाते हैं और वो एयरबैग जो है वो आपके मोमेंटम को सडनली जीरो नहीं कर देता, बल्कि आप उसमें बिल्कुल इस तरह पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम ऑफ ड्यूरेशन ज्यादा हो जाते हैं। और जब टाइम ऑफ ड्यूरेशन ज्यादा हो जाते हैं तो जाहिर बात है आप पे फोर्स कम लगता है। और वो सॉफ्ट चीजें हैं जो आपके मोमेंटम को एकदम जीरो नहीं कर देते, टाइम देते हैं। इस तरह ये विकेट कीपर होते हैं ना, ये जब बाल को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि ये टाइम ज्यादा हो जाए। जितना टाइम ज्यादा होगा, ये यहां पर जितना टाइम ज्यादा आप देंगे तो जाहिर बात है जितना टाइम आप ज्यादा देंगे तो फोर्स कम लगेगा आप पे। दूसरा, उसने दस्ताने भी पहने हुए हैं, वो सॉफ्ट चीजें हैं, तो जाहिर बात है उसमें वो बाल आपके पास क्या हो जाते हैं, थोड़ा पेनिट्रेट कर जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, आप एक हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं, तो जब आप हार्ड सरफेस पे अपने पांव रखते हैं ना तो एकदम आपका मोमेंटम जीरो हो जाते हैं, वहां से आपको पुश भी, रिएक्शन फोर्स भी बड़ा मिलता है,
टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है तो फोर्स भी आपको बहुत बड़ा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके मतलब पाँव में या स्पाइनल कार्ड में ये मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रासी ग्राउंड पे या जिस तरह होते हैं वो प्लास्टिक या रबर वाला जो रनिंग ट्रैक होता है ना, उस पर आप रनिंग करते हैं और आपकी शूज़ की सोल भी रबर वाले है, तो फिर आपको ये यानी पैरों में या स्पाइनल कार्ड के ये मसले नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप एक ग्रासी ग्राउंड पे, तो आप उसको जब पाँव उस पर मारते हैं ना, तो एकदम आपका मोमेंटम जीरो नहीं हो जाता, आपका पाँव उसमें थोड़ा चला जाता है नीचे, तो टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप जो रिएक्शन फोर्स मिल जाते हैं वो कम मिल जाते हैं। जिस तरह वो लोग जो होते हैं वो डाइविंग बोर्ड से बहुत ऊंचाई से पानी में छलांग लगाते हैं, तो जब वो पानी में छलांग लगाते हैं, पानी से टकराते हैं, तो एकदम उसका मोमेंटम जीरो नहीं हो जाता, वो पानी के अंदर चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका मोमेंटम क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, फोर्स आप पे कम लगता है। तो भाई इसके जिस तरह ये जो आप जो मतलब घर के लिए जो खराकरी की जो सामान आप ख़रीदते हैं ना, गिलास वगैरह की, इस तरह वो सेंसिटिव जो बर्तन होते हैं ना जो आसानी से टूट जाते हैं, तो वो आपने देखा होगा वो एक पूरे काटन में होते हैं, फिर उसके अंदर एक और भी सॉफ्ट या बूस वगैरह इस तरह कुछ सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, ताकि अगर गुरु आपके जिस तरह आप अपने मोबाइल पे ये प्रोटेक्टर और ये चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, यही आप टाइम ऑफ कांटेक्ट को ज़्यादा करते हैं, फोर्स कम मिल जाते हैं और आपके मोबाइल का जो ग्लास है या उसका जो स्क्रीन है वो बच जाता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे क्या है, फिज़िक्स है, और आपने इस चीज़ों को समझना है। ये तो मैंने एक साइड पे बात की। क्या इस तरह हो सकता है कि हम टाइम को ज़्यादा करें, लेकिन यहां पर एक बात समझने की कोशिश है, आप टाइम को ज़्यादा कर रहे तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो रिमेन सेम रहेगा। इनवर्स रिलेशन है, अगर आप टाइम को ज्यादा करें तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। इस तरह तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट भी हो सकते हैं कि अगर आप एक ब्लॉक को, एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे और आप उस पर सेम फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन, लेकिन अगर आप ये फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे ज्यादा टाइम के लिए, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ज्यादा है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल आप उस पर अप्लाई कर रहे 60 सेकंड के लिए, आप उसको मुसलसल पुश कर रहे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहां पर भी चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आएगा, यहां पर भी चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आएगा। यहां पर मैंने फोर्स को कांस्टेंट रखा, लेकिन टाइम जिस वक्त के लिए मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं वो ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दिया, तो फिर भी मैं मोमेंटम को ज्यादा चेंज कर सकता हूं। तो इसका मैंने यहां पर लिखा, इफ यू वांट टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्विकली यू नीड ए ह्यूज फोर्स। उसके लिए आप एक बड़े फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप उसके मोमेंटम को आहिस्ता आहिस्ता आराम से चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपकी बड़े फोर्स की जरूरत नहीं होती, ह्यूज फोर्स की जरूरत नहीं होती। इन चीजों को समझने की कोशिश करें। बार बार हम फोर्स और टाइम का जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन दोनों को मिलाते हैं कि इन दोनों के मिलाने से क्या बनता है। तो अगर हम इस दौरान जो फोर्स लगता है, फॉर एग्जांपल दो गाड़ी आ जाती है और एक दूसरे के साथ टकरा जाती है, कोलिजन हो जाते हैं, तो इस दौरान ये एक दूसरे पे बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है। या जिस तरह आप क्रिकेट में देखते हैं, साइम अयूब जो आपके पास क्या है, जब वो छक्के के लिए गेंद को मारते हैं ना, तो वहां पर बॉल और बैट के दरमियान कांटेक्ट टाइम तो कम होता है, लेकिन देखिए फिर बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर होता है, सही है ना। तो वहां पर क्या होते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होते हैं, बैट और बॉल के दरमियान टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होता है और फोर्स बहुत ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो बॉल भी जो है वो बहुत स्पीड से दौड़ता है। जिस तरह आप कभी कभार इस तरह भी होते हैं, घर में आप किसी जगह पे नेल टोंसते हैं ना, और कभी कभार वो जो हैमर है वो आपके हाथ पे, आपकी उंगली पे लग जाते हैं, तो आपको पता होता है कि कितनी तकलीफ आपको होती है और कितना ज़्यादा फोर्स लगता है। तो उस दौरान आपके हैमर और आपके फिंगर या आपके हाथ के दरमियान जो कांटेक्ट टाइम होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो इम्पैक्ट मिल जाता है वो भी बहुत खतरनाक होता है। जिस तरह आप बहुत स्पीड से चल रहे हो और अचानक किसी चीज़ से टकराते हैं, तो आप जब गिर जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपके पास फोर्स आप पे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी बहुत ख़तरनाक होता है।
तो ये जो मैं आपके पास ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स को, ये जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, इनको हम फिजिक्स में एक खूबसूरत नाम देते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कभी भी जब इंटरेक्शन होता है तो उनका टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, कितने टाइम के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे फोर्स कितना एक्सर्ट करते हैं। तो अगर आप उस फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उसको कहते हैं व्हाट, इम्पल्स। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो मेरा क्या है, वो मेरा है इम्पल्स। कि व्हाट इज इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स, कि इम्पल्स क्या है। तो इम्पल्स हमारे पास, अगर हम इम्पल्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो इम्पल्स हमारे पास क्या है, अटेंशन प्लीज। इम्पल्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स हमारे पास क्या है, दैट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड व्हाट, टाइम ऑफ कांटेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर आप इस इम्पल्स को मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो इम्पल्स कैन बी डिफाइंड जे, रिप्रेजेंटेड बाय जे। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पर आप जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन सा फोर्स है, रिमेंबर दिस इज एवरेज फोर्स, दिस इज व्हाट, एवरेज फोर्स। तो इन दोनों के दरमियान कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप इसके यूनिट की तरफ जाते हैं तो यूनिट से जाने से पहले ये आप देखिए, इससे पहले आपने एक इक्वेशन पढ़ लिया, ये वाला, दैट इज एफ इज इक्वल टू व्हाट, डेल पी डिवाइड बाय व्हाट, डेल्टा टी। तो अगर आप डेल्टा टी को इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा एफ डेल्टा टी, और ये किसके बराबर आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो हम इम्पल्स को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। Change in momentum is called, शाबाश, is called impulse। इसको हम कहते हैं impulse। This is called what, impulse। तो हम लिख सकते हैं कि what is impulse? Impulse is the change in momentum। जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा उस डायरेक्शन में इंपल्स होगा। या इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ह्यूज फोर्स एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट। इसको हम कहते हैं व्हाट, इंपल्स। तो अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहते हो, इसका यूनिट है न्यूटन व्हाट, सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम इसका मतलब ये है कि इंपल्स यानी इंपल्स एंड मोमेंटम, इन दोनों का यूनिट क्या है, इनका यूनिट सेम है। और जिनका यूनिट सेम होता है उनके डायमेंशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो उनके डायमेंशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो उनका डायमेंशन भी क्या होते हैं, सेम होता है। तो अगर इनका यूनिट सेम है तो इनका डायमेंशन भी सेम है। अब एक और पॉइंट, ये तो हमें थोड़ा बहुत मोटी मोटी बातें हैं, एक और पॉइंट को समझते हैं। वो ये है कि हमने पढ़ लिया कि मोमेंटम, इसके कुछ इंपल्स के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि जब एक प्लेयर बैट के जरिए से जब एक प्लेयर बैट के जरिए से बॉल को मारते हैं, तो यहां पर देखें कि हमारे पास ये बॉल है। इस बॉल और बैट के दरमियान कांटेक्ट टाइम कितना है, इन दोनों के दरमियान जो कांटेक्ट टाइम है डेल्टा टी, कांटेक्ट टाइम, और ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एफ। तो दे एक्सर्ट ए वेरी लार्ज फोर्स, बैट और बॉल एक्सर्ट ए वेरी लार्ज फोर्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स and what, contact time is called what,
इज कॉल्ड इम्पल्स। इट इज कॉल्ड व्हाट? इम्पल्स। जिस तरह एक प्लेयर जो होते हैं, एक फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं, जब वो बॉल को किक करते हैं, जब वो बॉल को किक कर देते हैं अपने पैरों के जरिए से, वो बॉल को जब हिट करते हैं, तो यहां पर आपके पैर और फुटबॉल के दरमियान कांटेक्ट टाइम कितना है? ये कांटेक्ट टाइम कितना है? डेल्टा टी। और आपने कितना फोर्स एक्सर्ट किया? वेरी ह्यूज। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस कांटेक्ट टाइम एंड ह्यूज फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? इंपल्स। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंपल्स। या फॉर एग्जांपल दो गाड़ियां हैं, एक दूसरे के दरमियान कोलिजन करते हैं। जैसे ही इनके दरमियान कोलिजन हो जाते हैं, इनके दरमियान जैसे ही ये कोलिजन हो जाता है, यहां पर ये इनके दरमियान ये कोलिजन हो जाता है, तो जब ये कोलिजन हो जाते हैं तो इनके दरमियान कितने टाइम के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं? कांटेक्ट टाइम। तो वो कांटेक्ट टाइम तो बहुत कम होता है, वो कांटेक्ट टाइम तो बहुत कम होता है, लेकिन यहां पर जो फोर्स, एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो तो बहुत लार्ज होता है, वो तो बहुत लार्ज होते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ दिस ह्यूज फोर्स एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? इंपल्स। तो इसका मतलब ये है, इन तमाम एग्जांपल से ये क्लियर होता है, इन तमाम एग्जांपल से ये क्लियर होता है, इन तमाम एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि आप इंपल्स को तब डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन इंपल्स, we can define impulse when a interaction occur, interaction occur। अब स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो ये है, आप अपने बैट के जरिए से इस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं? क्या आप ये फोर्स मालूम कर सकते हैं? या आप जब किक लगाते हैं तो आप यहां पर अपने पैरों के जरिए से कितना फोर्स इस फुटबॉल पे लगाते हैं? या जब ये दो गाड़ी एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं? क्या आप ये मालूम कर सकते हैं? डायरेक्टली तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन मोमेंटम के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं। अगर हम चेंज इन मोमेंटम मालूम करें तो बिल्कुल हम मालूम कर सकते हैं। इसलिए हमने इंपल्स को डिफाइन किया इन टर्म ऑफ व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। आप यानी इंपल्स के दौरान जो फोर्स लगता है वो फोर्स बहुत ही ह्यूज होता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, तो उस फोर्स को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, उसको आप मेजर करेंगे एक दूसरे तरीके से। आप चेंज इन मोमेंटम मालूम करें। चेंज इन मोमेंटम किस तरह? पहले वेलोसिटी कितनी थी, अब वेलोसिटी कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाई बाय मास। तो अगर आप मतलब यह है कि अगर आप चेंज इन मोमेंटम को मालूम करें, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितने टाइम के लिए, वो तो आसान है, तो आप मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंपल्स के दौरान जो फोर्स लगते हैं वो ह्यूज फोर्स होते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, उसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसके मेजरमेंट का जो तरीका होते हैं वो हम किस तरह करेंगे? चेंज इन मोमेंटम के जरिए से मालूम करेंगे। इसलिए हम इस इक्वेशन को बार बार लिखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? इंपल्स। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम मालूम करें, यस, फिर आप फोर्स को मालूम कर सकते हैं। किस तरह? दैट इज व्हाट? एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आपने मालूम किया है, चेंज इन मोमेंटम आपने मालूम किया, डिवाइड बाय व्हाट? डेल्टा टी। तो बिल्कुल आप इस फोर्स को फिर मालूम कर सकते हैं। टाइम ऑफ कांटेक्ट आपके पास गिवन होगा, कितना टाइम ऑफ कांटेक्ट है, चेंज इन मोमेंटम मालूम करना आसान है, फाइनल माइनस इनिशियल एंड डिवाइड बाय व्हाट? टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको एक सेकंड में मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है और इसके साथ फॉर एग्जांपल इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड है, और इस बॉल का जो मास है, इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम है। कितना है? 2 किलोग्राम। और ये बॉल जो है यहां से इस बॉल के साथ टकराता है और बाउंस बैक करता है विद द सेम वेलोसिटी दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। इनके दरमियान यहां पर जो जिस लम्हे के लिए ये बॉल इसके साथ टकराते हैं ना, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना होते हैं वो हमने ऑब्जर्व किया, वो कितना है? फॉर एग्जांपल
वो टाइम जो है वो 0.1 सेकंड है, 0.1 सेकंड है। तो ये बताएं कि इस बॉल ने इस वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, या वॉल ने इस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, या यहां पर चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन ये पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल है और उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं ताकि आपके लिए भी समझने में कोई मसला ना हो। तो इसको मैंने थोड़ा क्लियर किया। अब देखो मेरा पॉइंट ये था, मैंने ये कहा ना कि ये एक बॉल है और इस बॉल का मास कितना है? 2 किलोग्राम है। कितना है? 2 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड है। ये इसकी वेलोसिटी है। यहां से ये इस बॉल के साथ टकराते हैं और बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। विद द सेम वेलोसिटी मींस सेम स्पीड। यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं 6 मीटर पर सेकंड। इनके दरमियान बॉल और वॉल के दरमियान जो कांटेक्ट टाइम है वो कितना है? वो है 0.1 सेकंड। कितना है? 0.1 सेकंड। तो ये बताएं कि ये बॉल इस वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या ये वॉल इस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो क्या आप मालूम कर सकते हैं? यस। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम मालूम करूं तो मैं यहां पर बिल्कुल ये फोर्स मालूम कर सकता हूं। वो किस तरह? इधर देखो, चेंज इन मोमेंटम किस तरह मालूम करेंगे? डेल पी, दैट इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहां पर ये देखें, इसका मोमेंटम जो है, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मोमेंटम आप पॉजिटिव लेंगे। जब ये बाउंस बैक होते हैं तो उसका मोमेंटम आप क्या लेंगे? इसका मोमेंटम आप लेंगे नेगेटिव। इट बाउंस बैक। तो एक माइनस तो इक्वेशन में आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये दूसरा माइनस मैं इसके साथ लिखूंगा बिकॉज ऑफ बाउंस बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, उसके लिए मैंने लिखा। तो अब आप सिंपल पुट करें, माइनस एम वी एफ ओ माइनस एम वी आई। यहां पर तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन की वजह से हमने ये नेगेटिव साइन लिख दिया। तो अब आप इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मास कितना है? 2 है। ये कितना है? 6 माइनस ये कितना है? 2 और ये कितना है? 6। तो ये आपके पास आएगा -12 और ये भी आएगा -12। तो कितना आएगा? -24। ये क्या है? ये -24 क्या है? ये असल में इंपल्स है। -24, ये जो -24 है ना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इंपल्स है। दिस इज व्हाट? इंपल्स। तो ये आपके पास इंपल्स है। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब आपको टाइम ऑफ कांटेक्ट मालूम है कितना है? 0.1 सेकंड। तो यहां पर पुट करें, दैट इज एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय व्हाट? डेल्टा टी। तो डेल पी कितना आ गया? 24 माइनस क्या करे कि चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा, यानी बाउंस बैक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन में होगा, यानी मोमेंटम चेंज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इंपल्स भी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, फोर्स भी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो 24 डिवाइड बाय व्हाट? टाइम कितना है? 0.1। अब पॉइंट को खत्म करने के लिए ऊपर एक जीरो लगेगा तो कितना आएगा? 240 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि बॉल ने वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया? 240 न्यूटन। सही है स्टूडेंट। एक दूसरे लेक्चर की तरफ आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे लेक्चर की तरफ आते हैं। सो सी यू आफ्टर व्हाट? नमाज ब्रेक।